हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एथिक्स एंड बिजनेस का जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इजी है, जो आपको इजीली याद हो जाएगा। बहुत कम टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एथिक्स क्या होते हैं। तो एथिक्स की आपने डेफिनेशन इतनी सी याद करनी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आपने इतना से याद रखना है कि एथिक्स क्या होता है। ये हम किस चीज़ को एथिक्स बोलते हैं, यानी कि वो रूल्स और प्रिंसिपल जो कि हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एथिक्स बोल देते हैं। तो यानी कि ये जो यहाँ पे जो आपको दो लाइन मिल रही है इसको आप याद कर लीजिए। क्या है कि एथिक रेफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स। ये कैसे हैं कि एक वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स है, हमने पहले से ही फाउंड कर रखे हैं कि ये चीज़ें हमें करनी होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे कि हमें ये पता चलता है बीइंग अ ह्यूमन कि अगर हम ह्यूमन हैं कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी ऑट टू डू। तो किसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना चाहिए, कि जैसे कि अपने अधिकारों के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए, सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, फेयरनेस के लिए, स्पेसिफिक वर्च्यूज़ के लिए। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। तो एथिक्स की डेफिनेशन क्या है, एथिक्स को हम ये बोल देते हैं कि इट रेफर्स टू द वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स। की एक वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड है जो हम पूरी तरीके से डिफाइन कर चुके हैं, जिसके अंदर ये किस चीज़ के वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, राइट और रॉन्ग की, कि क्या गलत है और क्या सही है, जो कि हमें ये बताता है, यानी कि बीइंग अ ह्यूमन हमें ये बताता है, प्रेस्क्राइब करता है ह्यूमन को कि उसको क्या करना चाहिए, दैट व्हाट ह्यूमन ऑट टू डू। ठीक है। फिर उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में बताता है, कि हमारे राइट्स के बारे में, हमारी ऑब्लिगेशंस के बारे में, बेनिफिट्स टू सोसाइटी के बारे में, फेयरनेस, स्पेसिफिक वैल्यूज, इन सब के बारे में हमें हमारे एथिक्स बताते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। फिर बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। तो बिजनेस एथिक्स के लिए आपको यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये याद रखनी है कि बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड आता है SAD। ठीक है, ये SAD से याद रह जाएगा कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बिजनेस सिचुएशंस की। S से सिचुएशंस, A से एक्टिविटीज़ एंड D से डिसीजंस। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस की स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हम किस इशू को फेस करते हैं, राइट एंड रॉन्ग के इशू को एड्रेस करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। तो बिजनेस एथिक्स क्या है, एज अ सब्जेक्ट इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, बिजनेस सिचुएशंस, बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस डिसीजन, जहाँ पे हमारा जो इशू होता है वो कौन सा इशू एड्रेस होता है, राइट और रॉन्ग का, कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जनरली देखा जाए तो बिजनेस एथिक्स के अंदर हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। आप बोल सकते हो जनरली कि मेनली ये चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर आपको चीज़ें फेस करने को मिलती है, जहाँ पे बिजनेस एथिक्स होते हैं, राइट और रॉन्ग जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, कोई सिक्योरिटी का फ्रॉड कर रहा है, तो ये सब इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कि आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा, विसल ब्लोइंग की क्या पॉलिसी है, क्या चीज़ है, तो ये सब हम बिजनेस एथिक्स यहाँ पे देखते हैं। एंड देन तीसरा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर देखने को मिलता है कि आप किस तरीके से प्राइस कहीं फिक्सिंग हो रही है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्पैमिंग हो रही है, तो ये सारी जो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप बोल सकते हो उसके अंदर इंक्लूडेड है, बट नॉट लिमिटेड टू। यहीं पे ये चीज़ इसने बोली दी है। तो एक तरीके से बिजनेस एथिक्स क्या है, हमारी स्टडी होती है जहाँ पे हम बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज़ और डिसीजन को देखते हैं, और उसके थ्रू हम राइट एंड रॉन्ग को एड्रेस करते हैं। इसको हम बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। तो पहले आपको एथिक्स की डेफिनेशन याद हो गई जी, जो कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जो वेल डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं ह्यूमंस को कि उनको क्या करना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट्स में राइट्स, ऑब्लिगेशन और उनकी ड्यूटीज़, सो बेनिफिट टू द सोसाइटी, स्पेसिफिक वर्च्यूज, इन सब चीज़ों में। देन बिजनेस एथिक्स आपको याद हो गया कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बिजनेस एथिक्स होती है उस चीज़ की स्टडी जहाँ पे हम बिजनेस SAD को देखते हैं, सिचुएशन, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस को देखते हैं, जिसके अंदर हम एड्रेस करते हैं किसको, राइट एंड रॉन्ग को। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और अगर आप ये तीन चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एस्पेक्ट के अंदर, और सेल्स एंड मार्केटिंग के एस्पेक्ट के अंदर। तो यहाँ बिजनेस एथिक्स के अंदर आपको इतना ध्यान रखना है। देन कंटेक्स्ट एंड रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टुडेज बिजनेस। तो ये सिर्फ एक बार रीड करने के लिए है, इसके अंदर मेजरली कुछ आपको याद नहीं करना या कुछ और अलग से देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है 5 बॉटम लाइन्स ऑफ द फ्यूचर की, 5 बॉटम लाइन्स जो आपके पास फ्यूचर के अंदर आती है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, इकोनॉमिक बॉटम लाइन, ह्यूमन बॉटम लाइन, सोशल बॉटम लाइन, और दो और आती है आपके पास, एनवायरनमेंट बॉटम लाइन और इवोल्यूशन बॉटम लाइन। तो आप इसके फर्स्ट वर्ड जैसे ई जो है 3 बार ही आ रहा है, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और इवोल्यूशन, तो ई और HS इस तरीके से याद किया जा सकता है। तो याद रह जाएगा अगर आप चाहोगे तो, रिवाइज करोगे तो पहले इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक में इसने ये बता रखा है कि जो हमारा एक तरीके से बिजनेस होता है उसका एक फंडामेंटल धर्म होता है, फंडामेंटल एक मोस्ट बेसिक चीज़ होती है जो हम हर एक बिजनेस से चाहते हैं, वो क्या होती है, वेल्थ क्रिएशन की। अगर वो वेल्थ क्रिएशन नहीं करेगा तो किसी भी बिजनेस का क्या मतलब है। तो अगर कोई बिजनेस सोसाइटी के अंदर
वेल्थ क्रिएट नहीं करता तो उसको हम अधर्मिक या अनएथिकल बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो इसके फैक्टर्स हैं जिसके कारण इकोनॉमिक बॉटम लाइन हम देखते हैं वेल्थ क्रिएशन होती है, जैसे कि हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, कस्टमर कैसे हैं, हमारे पास सर्विस कैसे दे रहे हैं, हम इनोवेशन क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक बॉटम लाइन को बनाते हैं। फिर इस तरीके से ह्यूमन बॉटम लाइन होता है। ह्यूमन बॉटम लाइन यानी कि हम किस तरीके से जो हमारी वर्क फोर्स है उसको बेटर लाइफ दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि हम कैसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, एथिक्स दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखनी होती है। देन सोशल बॉटम लाइन आता है। सोशल और एनवायरमेंटल एक ही तरीके का। सोशल के अंदर हम ये देखते हैं, सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म वेलबींग की बात करते हैं, जहाँ पे जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है। तो सोसाइटी की बात यहाँ पे हम बार बार करेंगे। तो दिस इज द रेशनल बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ CSR। तो जो हम CSR का कंसेप्ट पढ़ते हैं हर जगह पे, यही रीजन है कि हम CSR क्यों लेके आए, क्योंकि हम एक सोसाइटी का पार्ट है, बिजनेस भी एक सोसाइटी का पार्ट है, तो उसको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, वो डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे CSR का कंसेप्ट हमारे पास आया है। यही चीज़ आप सेम आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा किसके अंदर, एनवायरमेंटल बॉटम लाइन के अंदर। एनवायरमेंटल के अंदर यहाँ पे हम नेचर की बात कर देंगे, वहाँ पे हम सोसाइटी की बात कर रहे थे, और यही सेम चीज़ हम CSR को भी लेके आए थे। इसके अंदर इसने ना एक छोटी सी केस स्टडी दी है जहाँ पे JRD टाटा की दी है, तो इसको आप रीड कर सकते हो। फिर उसके बाद केस स्टडी मतलब ऐसे ही हल्का सा बता रखा है कि उन्होंने ये बात बोली। देन एवोल्यूशनरी बॉटम लाइन जो है ना, एवोल्यूशनरी बॉटम लाइन अभी तक डेवलप नहीं है, जिसको हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये इसका रीज़न ये भी है क्योंकि अभी अगर हम एज ए ह्यूमन देखें तो जो हमारी स्पीशीज़ है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या पोटेंशियल्स है हमारी स्पीशीज़ के अंदर, हम किस लेवल तक मॉरली बढ़ सकते हैं, साइकोलॉजिकल बढ़ सकते हैं, या स्पिरिचुअल टर्म्स के अंदर अभी हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ सकती है। तो इस चीज़ के अंदर हमें अभी इवॉल्व होना है, अभी और हाईएस्ट पोटेंशियल्स तक जाना है एज ए ह्यूमन बींग। तो इसलिए अभी हम इसके अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इसको रिकोगनाइज नहीं कर पाते, इस रीज़न की वजह से। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स आपको याद हो जाएगा कि बिजनेस इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ सोसाइटी। सीधी सी बात है कि बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी की वजह से एग्जिस्ट करता है। अगर सोसाइटी नहीं होगी तो बिजनेस भी नहीं होगा, तो इसलिए हमें सोसाइटी के लिए काम करना है। तो ये बिजनेस एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों हमारे लिए बिजनेस एथिक्स होना चाहिए। दूसरा होता है कि बिजनेस जो है लोगों से रिलेट करता है, और लोगों के लिए एथिक्स जो होते हैं एक असेंशियल चीज़ होती है। देन ये सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन करता है अगर हम ये करेंगे तो। और अगर हम मेल प्रैक्टिसेस करते हैं बिजनेस के अंदर तो इससे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को गलत इफेक्ट आएगा। सिर्फ गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट में नहीं, सब जगह पे गलत इफेक्ट इसका पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट इसका पड़ेगा। देन इससे ट्रस्ट क्रिएट होगा कस्टमर्स के बीच में, सभी के बीच में ट्रस्ट आएगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, टीम वर्क जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि हम सब बिजनेस एथिक्स होंगे तो हमको ये पता है कि एक दूसरे को हमें अलग नहीं करना, हम सबको मिलके काम करना है, और स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज बनेगी उस बिजनेस की। तो इन रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, बिजनेस एथिक्स को डेवलप करते हैं। तो अभी आपने एथिक्स देखा, एथिक्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, और इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एथिक्स की। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिक्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास दो ही तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं जो हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके के एथिक्स होते हैं और किसके अंदर कैसे होने चाहिए वो यहाँ पे इसने बताया है। तो अगर एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन देखोगे आप, जहाँ पे मेनली जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो सारे डिसीजन ले रहा होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होती है, और बहुत छोटी सी अथॉरिटी हमने डेलीगेट कर रखी होती है लोअर लेवल के ऊपर, कि उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती कि वो डिसीजंस ले सके। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों की, चाहे कोई इंटरनल चीज़ हो एक्सटर्नल चीज़ हो, वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहती है। तो ये स्ट्रक्चर कब फॉलो किया जाता है, जहाँ पे हाई रिस्क डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के रिगार्डिंग होनी है और उसके ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो वहाँ पे इन जगहों पे जहाँ पे हाई रिस्क डिसीजंस होते हैं वहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। और जनरली जहाँ पे जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड नहीं होते, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो सही से डिसीजन ले पाए। तो उस सिचुएशन के उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये सूटेबल रहता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो रूटीन है और एफिशिएंसी जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है कि हमें और ज़्यादा एफिशिएंसी लेके आनी है, उन सब के अंदर हम सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज़ करते हैं। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो टॉप मैनेजमेंट सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सट्रीमली ब्यूरोक्रेटिक होगी। तो ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, ब्यूरोक्रेटिक होती है बहुत ज़्यादा। और जो डिवीजन ऑफ लेबर इज टिपिकली वेरी वेल डिफाइंड, किसका क्या काम होगा बहुत ज़्यादा डिफाइंड होता है, हर चीज़ डिफाइंड होती है इसके अंदर। तो हर एक वर्कर को पता होता है कि मेरा क्या काम है और
मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड ईच हैज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कैरी आउट द असाइन टास्क। उसको पता होगा, ए व्यक्ति को पता होगा मुझे क्या करना है और कैसे करना है। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस ऑन फॉर्मल रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बैक्ड बाय एलोबरेट कंट्रोल सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा हर एक कोई छोटा सा भी डिसीजन लेना होगा तो पूरा एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा आपको, पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी, जो प्रोसीजर है डिसीजन लेने का वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। देयर कोड्स ऑफ एथिक्स में स्पेसिफाई द टेक्निक्स टू बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो उनके कोड ऑफ एथिक्स होते हैं बताते हैं कि आपको इस मेथड को यूज करना है, इस टेक्निक को यूज करना है अपना डिसीजन लेने के लिए। Because of top-down approach and the distance between employee and decision maker, centralized organization structure can lead to unethical acts। तो यहाँ पे unethical acts हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट और जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, उनके बीच में एक डिफरेंस है, डिस्टेंस है उनके बीच में, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के अंदर उनको बहुत प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो अपना काम करने के लिए जो लोअर लेवल पे कर रहे हैं, यहाँ पे अनएथिकल एक्ट जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरी ब्यूरोक्रेटिक है, सम एम्प्लॉइज में बिहेव अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ द लॉ रेदर देन इट्स स्पिरिट। तो वो क्या करेंगे भाई, अच्छा ये ऐसा लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेटिक है ना, तो लॉ के वर्ड्स में ही लिखा हुआ है, हमें स्पिरिट में नहीं जाना, फिर आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से डिफीट हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना होता है वहाँ पे, जो लॉ होता है उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फॉलो करना होता है, कि जो उसके पीछे नीयत है उसकी वो भी हमें देखनी होती है। बट यहाँ पे क्या होगा, हम सिर्फ लेटर्स के अंदर लॉ को फॉलो करेंगे, स्पिरिट के अंदर फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब रीजन है कि कब हम सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे एथिक्स किस तरीके से रहेंगे। लेकिन वही अगर हम डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए तो वहां पे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एज अ फार डाउन द चेन ऑफ कमांड एज पॉसिबल। तो वो जितना हो सके वो नीचे नीचे पावर देते जाते हैं कि वो लोग डिसीजंस ले सके। इसके अंदर कम रूल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल्स आर यूजली इनफॉर्मल, की जो भी कंट्रोल है वो इनफॉर्मल होते हैं, आपको हर चीज़ फॉर्मली करने की जरूरत नहीं है और पर्सनली चीज़ें हो जाती हैं। दे फोकस ऑन इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये इनका मेनली ये रीजन होता है कि इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द फ्लो हो जाए। एज अ रिजल्ट वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ ऑफ डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन इज देयर एडेप्टेबिलिटी एंड अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस। तो एक ये बहुत बड़ी आप कह सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ है कि ये फटाफट से क्या होता है कि अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, और अगर कोई एक्सटर्नल चेंजेस भी आ रहे हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जल्दी से इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सकती है कि मार्केट में ये चीज़ हो रही है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। दिस प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेजर्स एंड दे कैन रिएक्ट क्विकली टू चेंजेस इन देयर एथिकल एनवायरनमेंट। तो इससे उनको जल्दी से पता चलेगा कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो जल्दी से डिसीजंस ले सकते हैं और अपने एथिकल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इसकी कमजोरी की बात की जाए डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की, दे हैव डिफिकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू चेंजेस इन पॉलिसी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय टॉप मैनेजमेंट। तो ये इनको ये डिफिकल्टी होती है कि जो चेंजेस लेके आए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के थ्रू पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के अंदर, उनके अंदर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जल्दी से। और इन एडिशन इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर विद इन डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में समटाइम डेविएट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, की जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसको कुछ ना कुछ उसके प्रॉफिट सेंटर होंगे, यानी कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा किसी चीज़ से, कुछ ना कुछ फायदे हो रहे होंगे, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना उससे हटके वो अपने पर्सनल बेनिफिट करने लग जाता है। तो ये भी एक इसकी कमी होती है। तो बेसिकली ये दो मेजर इसकी कमियां हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टचेज ऑन मैनी इशूज रिलेटेड टू एथिक्स। अब देखो ये किन किन चीज़ों को टच करता है, कि अगर आप सेंट्रलाइज कर रहे हो डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि द एलिनेशन एक्सपीरियंस बाय वर्किंग डूइंग रिपीटेटिव वर्क, कि बार बार सेम काम करके उनको एलिनेशन एक्सपीरियंस होता है। देन फीलिंग ऑफ ऑपरेशन हो सकती है, कि किस तरीके के मेथड को आप यूज़ कर रहे हो, ऑप्रेस फील कर सकते हैं अगर उनके ऊपर एक्सेसिव अथॉरिटी यूज़ की जाए जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी हीप्ड ऑन द शोल्डर्स ऑफ मैनेजर, की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मैनेजर्स के कंधों के ऊपर। द पावर टेक्टिक एम्प्लॉयड बाय मैनेजर हु आर एनिशियस टू एडवांस देयर कैरियर एम्बिशंस, की बहुत सारी पावर टेक्टिक्स यूज़ की जाती है उन एम्प्लॉयज उन मैनेजर्स के थ्रू जो कि अपने करियर को एडवांस करना चाहते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, बहुत ज़्यादा सीधी सी बात है। द एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ नॉन यूनियनाइज्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जो कि हमें एथिक्स के रिलेटेड आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको एथिक्स से दूर ले जाती हैं अगर ये चीज़ें रहेंगी तो हमें ये देखना होता है कि हम कैसे इन चीज़ों को कम करें अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके। तो यही चीज़ होती है कि एक मैनेजर को क्या इंश्योर करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, की कंसिस्टेंसी बनी रहे जो उसका स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, और स्केल ऑफ उसके ऑपरेशन के अंदर कि कितना लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके बीच में उनको बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। उसके बाद 4 फंडामेंटल एथिक्स प्रिंसिपल्स आते हैं, कि ये 4 फंडामेंटल एथिक्स प्रिंसिपल है। सबसे पहले आपने क्या किया था, एथिक्स किया था, देन बिजनेस एथिक्स किया था, देन इंपॉर्टेंस की थी, देन 5 बॉटम लाइन्स किया आपने, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया। उसके बाद क्या है आपके पास 4 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स है, कि क्या फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी। इसका ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, आपका सेल्फ एग्जिस्टेंस जो है आपकी। तो हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि हमें रिस्पेक्ट करनी है ऑटोनॉमी की, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसके
उसके जो डिसीजंस है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल। तो हमारी क्या ऑब्लिगेशन है, यानी क्या ड्यूटी है कि हमें दूसरे व्यक्ति की एग्जिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट देनी है। यानी कि दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, कि वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देनी है, कि कोई कुछ डिसीजन ले रहा है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उनको वैल्यू नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं करना हमें। इट गिव अस अ नेगेटिव ड्यूटी नॉट टू इंटरफियर विद द डिसीजंस ऑफ कॉम्पिटेंट एडल्ट्स एंड द पॉजिटिव ड्यूटी टू एम्पावर अदर्स फॉर हुम वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो एक तरीके से आप देखो तो नेगेटिव ड्यूटी है कि जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर हमें इंटरफेयर नहीं करना, जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, जो कॉम्पिटेंट एडल्ट्स हैं उनके डिसीजंस के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। और एक पॉजिटिव ड्यूटी देता है कि हमें दूसरों को भी एम्पावर करना है कि वो डिसीजंस ले जिस चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा प्रिंसिपल आता है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब क्या होता है कि हमें, हमारी क्या ड्यूटी है कि हमें अच्छा करना है हमारे सारे एक्शन से, मतलब जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उससे सबका भला हो, तो इसको हम बेनिफिसेंस बोलते हैं। और एक होता है नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस मतलब नो हार्म, कि हमारे एक्शंस के थ्रू किसी को भी हार्म ना हो। वी हैव एन ऑब्लिगेशन नॉट टू हार्म अदर्स। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। और आखिरी आता है द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस यानी कि हमें क्या करना है कि जो जिस चीज़ को डिजर्व करता है उसको वो चीज़ हमें देनी है। तो इन पब्लिक लाइफ वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, फेयरली एंड इम्पार्शली। तो इस तरीके से हमको सबको ट्रीट करना होता है। तो ये हमारे चार क्या आ गए? 4 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स आ गए। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। देन इसके बाद आता है एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा एक सिंपल सी चीज़ है, यानी कि कंफ्यूजन है। यहाँ पे हमारे को चॉइस है हमारे पास कि हमारे पास अगर 2 ऑप्शन है तो उन दोनों में से हमें चूज करना है। तो यानी कि अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन है या कोई इस तरीके का ऑप्शन है आपको, तो उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। तो डिलेमा क्या एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है ऑप्शंस के बीच में, जो कि आपको इक्वली अनफेवरेबल लगते हैं कि दोनों ही बेकार है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लगते हैं कि दोनों को ही हमें ले लेना चाहिए। तो यानी कि इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिलेमा बोलते हैं। इस सिचुएशन को हम डिलेमा बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आप सिंपल डिलेमा को देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको राइट और रॉन्ग के बीच में चूज करना पड़ता है, जहाँ पे राइट को चूज करना मुश्किल होता है और रॉन्ग को चूज करना ईजी होता है। और एक कॉम्प्लेक्सिव एथिकल डिलेमा आपको ये हो सकता है जहाँ पे आपको राइट और राइट के बीच में चूज करना पड़ता है, राइट वर्सेस राइट। यहाँ कहीं दिया होगा इसने नीचे, कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा ये रहा। कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व डिसीजन बिटवीन राइट एंड अनदर राइट चॉइस। तो वहाँ पे हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एड्रेसिंग एथिकल डिलेमा की हमें किस तरीके से एथिकल डिलेमा को एड्रेस करना है? तो एथिकल डिलेमा एक तरीके का क्या है? ग्रे जोन है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहा कि भाई ब्लैक है कि ये नहीं करना, व्हाइट है ये हमें करना है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, एक ग्रे जोन हो जाता है, जो मिला हुआ जोन है, जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमें फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे चीज़ें जो है व्हाइट एंड ब्लैक नहीं रहती। And what ethics are vital role today? A dilemma is a situation that requires a choice between equally balanced arguments or a predicament that seemingly defines satisfactory solution. An ethical dilemma is a moral situation in which a choice has to be made between two equally undesirable alternatives. तो आपको करना ही पड़ेगा। dilemma may arise out of various sources of behavior or attitude. तो बहुत सारे रीजन की वजह से dilemma आ जाता है। तो हमें बस ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी कम्पिटिटिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हमें अपने जो एथिकल डिलेमास होते हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। अब जो एथिकल डिलेमा है उसके अंदर हम किस तरीके से उसको एड्रेस कर सकते हैं, या क्या स्टेप्स रहते हैं, किस तरीके से हम एथिकल डिलेमास को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि क्या देखना होता है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम इस ऑप्शन को लेंगे, इस ऑप्शन को लेंगे या इस ऑप्शन को लेंगे, कौन से ऑप्शन को लेने पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किसके क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज देखने के बाद हमें अपने एक्शंस को एनालाइज करना है कि क्या चीज़ है, एंड देन हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। अब हमें फैसला लेना है और अपनी कमिटमेंट करनी है कि हम ये चीज़ करेंगे, एंड देन फिर पूरे सिस्टम को एवेल्युएट करना है। तो जब हम ऑप्शन देते हैं तो अलग अलग हम अल्टरनेटिव देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। देन हम कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं कि इससे किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देन एनालाइज करते हैं अपने एक्शन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कि किसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इससे क्या चीज़ होगी। एंड देन हम देखते हैं कि मेक डिसीजन एंड एक्ट ऑफ कमिटमेंट। अब बोथ द पार्ट ऑफ एनालिसिस शुड बी ब्रॉट टुगेदर। जो भी हमने एनालाइज किया था उन सब चीज़ों को एक साथ लाते हुए एक अपनी कॉन्शियस फॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम अपना डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद हम एवेल्युएट करते हैं कि जो भी सर्कमस्टांसिस थे, जिन भी चीज़ों के अंदर हमने ये डिलेमा हमारी जिस वजह से आई, विद द इंटेंशन ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द कंडीशंस दैट अलाउड टू अराइज, कि भाई किन सिचुएशन के जैसे चीज़ें आई थी उसको हमें कैसे हटाना है। तो इस तरीके से हम अपने एथिकल डिलेमास को डील कर सकते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, स्टेप्स हैं टू रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा।
सिंपल से हैं, याद हो जाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास आता है क्या, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट दो चीज़ें होती है। कोड ऑफ एथिक्स एक तरीके से हमारे अंदर जो हम वैल्यूज़ डेवलप करते हैं ना, कि हमें कोई डिसीजन लेते हुए हमारे अंदर क्या उस वक्त एथिक्स रहने चाहिए, क्या वैल्यूज़ रहने चाहिए, उनको हम कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है कि हम कोई एक्शन करेंगे तो हमें वो एक्शन कैसे करना है, वो कोड ऑफ कंडक्ट हमें बताता है। कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर एक्शन होगा, कोड ऑफ एथिक्स को नहीं करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होता। तो सबको एथिकल इश्यूज आते हैं जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो वो उसी तरीके से जो हमारे मैनेजर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, उनको भी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैटर्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट, फेयरनेस एंड अनफेयर अराइज फ्रिक्वेंटली। तो भाई ये ठीक है, ये गलत है, ये इसके साथ सही होगा, गलत होगा, तो वो चीज़ें आती हैं। तो इन इश्यूज़ को डील करने के लिए मैनेजर्स को क्या चाहिए होती है, गाइडलाइंस चाहिए होती हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में फंसता हूँ राइट और रॉन्ग के बीच में, या राइट और राइट के बीच में, तो किस चीज़ को मैं फॉलो करूँ, उसके लिए मेरे पास कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो इसके लिए बिजनेस जो है दोनों तरीके की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो है दोनों तरीके की गाइडलाइंस बना देता है, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस गाइडलाइन कोड ऑफ एथिक्स के तौर पर। द नीड फॉर कॉर्पोरेट कोड ऑफ कंडक्ट हैज इंक्रीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। तो ये जो स्कैंडल्स हो रहे हैं ना, इसकी वजह से हमें कोड ऑफ एथिक्स और डेवलप करना पड़ रहा है ताकि लोग सही डिसीजंस लें, एथिक्स के थ्रू डिसीजन लें, अपनी वैल्यूज़ के थ्रू डिसीजन लें, मिस यूज़ ना करें फंड्स का, इन सब रीजन की वजह से। यही चीज़ इसने बता रखी है। आप जितने भी आप अगर प्रोफेशनल बॉडीज़ भी देखोगे, जैसे बार काउंसिल देखोगे, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन देखोगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखोगे, या कोई और प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, ICSI है, ICAI, ये सब ने अपने प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स बना रखे हैं कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है जब हम अपने डिसीजंस लेंगे। तो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारी कोर वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये चीज़ें हमें, हमारी ये कोर वैल्यूज़ हैं कि ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है जब भी हम कोई काम करें। तो डूज एंड डोंट्स हो गए एक तरीके से आपके। तो ये कोड ऑफ एथिक्स हो जाते हैं। कोड ऑफ एथिक्स जब भी बनाए जाते हैं तो इनके अंदर हमें 6 चीज़ों को याद रखना होता है। आपका TRR और FCC। T मतलब ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप। इन 6 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम कोड ऑफ एथिक्स को बनाते हैं। तो ये कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड हो गया। फिर इसने बता रखा है आइडियल एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें होंगी, वही बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आप एक बारी में पढ़ोगे। फिर इंडियन एथॉस के बारे में बता रखा है कि इंडियन एथॉस के अंदर बेसिकली आपको ये पढ़ना है। एक तो महाभारत के अंदर जो चीज़ हमें बताई गई है, जो दुर्योधन ने भी बोला था कि मेरे को पता है कि क्या सही है लेकिन मैं उसकी, मेरी इंक्लिनेशन नहीं है उसके प्रति, और मुझे पता है कि क्या गलत है लेकिन मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली इंडियन एथॉस के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करता है, हमें एक तरीके से डीपर वैल्यू एजुकेशन देता है, आप ये बोल सकते हो, डिसिप्लिन देता है, इनर डिसिप्लिन देता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि अगर आप देखोगे जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं, ज़्यादातर हाई IQ के जो लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, MBA स्कूल से होते हैं, वही ज़्यादातर फ्रॉड कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके पास IQ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इमोशनली इतने डेवलप नहीं होते, या उनके अंदर वैल्यूज़ नहीं होती कि हमें इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। तो ये चीज़ जो हमारा इंडियन सिस्टम है, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो चीज़ें हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थी कि हमें लोगों को डीपर एजुकेशन, डीपर एक तरीके से वैल्यूज़ देनी है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि वो इस तरीके की चीज़ें ना करें, वो ऑनेस्ट रहें, इंटीग्रिटी रहे उनके अंदर, वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखें। तो इसके लिए जो हमारे इंडियन एथोस हैं, इंडियन एथिक्स है, वो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, और हमें इस सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने अंदर वो वैल्यूज़ डेवलप करनी चाहिए। डीपर एंड मोर लास्टिंग मोरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारा सिस्टम करता है। तो कोड ऑफ एथिक्स और एक इंडियन एथोस हो गए, देन कोड ऑफ कंडक्ट आता है जो मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर हमें स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं, बिजनेस कंडक्ट दैट मस्ट गाइड एक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो एक्शंस को गाइड करता है आपके डायरेक्टर्स के, सीनियर मैनेजमेंट के, या जितने भी और होते हैं उन सबको गाइड करता है। इसलिए यहाँ पे ना हमें डिफरेंस सीखना ज़रूरी होता है, डिफरेंस दोनों के बीच में। ये डिफरेंस आपका कहाँ है, ये रहा डिफरेंस। देखो बोल रहा है कि विद सिमिलरिटीज कम डिफरेंसेस, बोथ आर यूज इन अटेम्प्ट टू रेगुलेट बिहेवियर। दोनों से हम बिहेवियर रेगुलेट करते हैं। वेरी डिफरेंट एथिकल स्टैंडर्ड जनरली आर वाइड रेंजिंग एंड नॉन स्पेसिफिक। कोई बहुत कुछ भी आप इसके अंदर इंक्लूड करो, ऐसा करो वैसा ना करो, झूठ मत बोलो, ये मत करो। डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड सेट ऑफ वैल्यूज और डिसीजन मेकिंग अप्रोचेज दैट एनेबल एम्प्लॉय टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। वहीं अगर कंडक्ट की बात करें, स्टैंडर्ड जनरली रिक्वायर लिटिल जजमेंट। इसके अंदर आपको जजमेंट नहीं करनी होती, आपको कुछ सोचना नहीं होता। यू ओबे और इनकर अ पेनल्टी, कि आप इसको फॉलो करो, आपको ऐसा बोला गया, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। एंड द कोड प्रोवाइड अ फेयरली क्लियर सेट ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट विच एक्शंस आर रिक्वायर्ड, एक्सेप्टेबल एंड प्रोहिबिटेड, कि ये करना है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है और ये आपको नहीं करना है।
वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स में नॉट लीड टू एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय की, अगर आप एथिक्स को नहीं भी फॉलो करोगे आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे। तो ये फर्क है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। सिमिलरिटी वाली बात तो वही हो जाती है कि दोनों ही आपको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिहेवियर करने के लिए एनकरेज करते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, सिंपल सी बात है कि अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे तो जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं वो और ज़्यादा आएंगे कि भाई यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज़ फॉलो की जाती है, और वो रिटेन भी रहेंगे, वो रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ये कुछ भी गलत प्रैक्टिसेस नहीं होती यहाँ पे। देन इन्वेस्टर लॉयल्टी की बात होती है, इन्वेस्टर भी लॉयल रहेगा कि हाँ यहाँ पैसा लगाओ, ये सोशली जो है सही काम करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, कंपनी की रेपुटेशन बनी रहती है कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा करेंगे, तो इसलिए फिर इन्वेस्टर भी बना रहता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है कि फिर कस्टमर जो है अगर सेटिस्फाई रहता है तो बार बार आपसे ही परचेज़ करेगा, किसी और के पास नहीं रहेगा। तो इससे कंपनी को मेन तो यही करना है कि उसको सेल करनी है कस्टमर्स को बार बार। तो अगर ट्रस्ट रहेगा कस्टमर्स के बीच में, आप सारी चीज़ें सही करोगे तो फिर आप जो है आगे ग्रो करते रहोगे। रेगुलेटर्स जो हैं फिर वो आपके ऊपर आई रखते हैं तो वो कम कर देंगे कि भाई हाँ ये चीज़ें हर चीज़ को फॉलो करते रहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम आती है। तो रेगुलेटर नीड नॉट ऑलवेज मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ एथिकली साउंड कंपनी, वो थोड़ा सा ठीक चलते हैं कि हर चीज़ टाइम पे फाइलिंग कर देता है, सोसाइटी के अंदर सही से काम करता है, सब कुछ सही करता है, तो फिर रेगुलेटर्स आपके ऊपर हमेशा आई बना के नहीं रखते। तो ये हमारे बिजनेस एथिक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगा।